बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे मेहमान प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी, विजय त्रिवेदी जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हमने बिहार चुनाव को लेकर अलग अलग गठबंधनों में क्या खटपट है आपको बताया। नीतीश कुमार नाराज हो गए, हमारी सीटें क्यों चिराग पासवान को इतनी दी गई, पूरी डिटेल में हमने ब्रेक से पहले बात की। अब आपको मैं लालू और तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच क्या चल रहा है वो मैं बताता हूं। नामांकन को केवल 4 दिन बाकी हैं, लेकिन महागठबंधन में भी सीट का बंटवारा नहीं हो पाया। तो नंबर भी सामने नहीं आया। एनडीए में कम से कम नंबर तो आ गया, भले ही उसको लेकर के नाराजगी हो रही हो, लेकिन महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव के दिल्ली आने के बावजूद बवाल जारी है। सीट शेयरिंग में देरी के बीच सबके दिलों की बेचैनी बढ़ रही है। इसको देखते हुए अब यह कहा जा रहा है कि आज महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की उम्मीद है, लेकिन कोई स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं है। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होनी है, जिसमें कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तय करने लगेगी। कल तेजस्वी यादव दिल्ली आए, लेकिन राहुल गांधी से नहीं मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे से नहीं मिले और पटना लौट गए। उनकी मुलाकात हुई कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल से, और उसके बाद लालू यादव ने आरजेडी उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल भी बांटना शुरू कर दिया। लालू यादव ने जैसे परबत्ता सीट से डॉक्टर संजीव कुमार को और मटिहानी से बोगो सिंह को सिंबल दे दिया। इसके अलावा हथुआ विधानसभा सीट से राजेश कुमार सिंह उर्फ राजेश कुशवाहा को, मनेर सीट से भाई वीरेंद्र को, साहेबपुर कमाल से ललन यादव को सिंबल दे दिया। संदेश विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक किरण देवी के बेटे दीपू यादव को सिंबल दिया। और जैसे ही तेजस्वी दिल्ली से पटना लौटे, बांटे गए ये सिंबल वापस लेने की खबर भी सामने आने लगी। तो ये क्या माजरा था, ये अभी भी समझ नहीं आया। लेकिन झगड़ा कांग्रेस और आरजेडी के बीच में है या बाकी सबके बीच भी अभी सहमति बनना बाकी है, ये है बड़ी खबर। टिकट के बंटवारे में देरी पर आरजेडी में बहुत नाराजगी है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने तो अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर भी कर दी। उन्होंने एक्स पर एक कविता के सहारे अपनी बात कही। उन्होंने लिखा कि रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। ये हर अवसर के लिए प्रासंगिक है। ये आरजेडी के सांसद ने लिखा कि इतना मत खींचो कि टूट ही जाए धागा। शायराना अंदाज में इसका जवाब दिया कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने। वो तो है ही शायर। उन्होंने लिखा, पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। शहर जल रहा है, मतलब आग लग गई है। तो ये उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया। अब इसकी वजह क्या है ये जरा हम समझे। देखिए, कल तो यहां तक भी खबरों में ये सब चलने लगा था मीडिया सर्कल्स में कि कांग्रेस पार्टी ने ये कह दिया कि हम तैयारी कर लीजिए, अकेली भी लड़ना पड़ेगा तो हम अकेली भी लड़ लेंगे। और ये भी कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव बड़े नाराज होकर के उठे थे जो उनकी बैठक केसी वेणुगोपाल के साथ हुई, और कहा कि यूं गठबंधन नहीं चल सकता, और फिर वो वापस आ गए। और ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि इसमें राहुल गांधी का निर्देश ये है कि आप पूरी मजबूती के साथ बार्गेन कीजिए, अपनी मजबूत सीटें मत छोड़िए, नंबर के चक्कर में मत पड़िए। जितनी ज्यादा से ज्यादा जीतने वाली सीटें आप ले सकते हैं उस पर हार्ड बार्गेन कीजिए। अब अंदर खाने क्या चला, नीतीश चंद्रा आपको बताएंगे। नीतीश, 2 बातें हैं इसमें। तेजस्वी यादव की दिल्ली में क्यों ये राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग नहीं हुई, क्या वहां कोई नाराजगी की बात आई सामने? और तेजस्वी यादव लालू यादव सिंबल बांट रहे थे कल, तो वीडियोस के उन्होंने जारी कर दिए थे। जी हाँ, चूँकि बहुत देर हो रही थी और सबको पता है नॉमिनेशन में अब काफ़ी कम वक्त बचा है, और लालू यादव ने सिंबल ऐसे उम्मीदवारों को दिया जहां पर ये लगभग तय है, कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है आपस में घटक दलों के बीच में, और इसलिए उन्होंने सिंबल बांटा भी। हालांकि ये कहा गया कि बाद में जब तेजस्वी पहुंचे तो सिंबल लेने की बात आई, लेकिन ये बात मैंने चेक किया, ये गलत है। किसी का सिंबल नहीं वापस लिया गया है, और जिन लोगों को सिंबल दिया गया था उनमें से कुछ लोगों ने नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया है। अब रही बात नाराजगी की, तो जाहिर है घटक दलों के बीच जो अब नाराजगी है उसमें सीटों की संख्या का मामला तो है ही, साथ ही साथ कौन किस सीट पर लड़ेगा इसको लेकर भी झगड़ा है, और एक दूसरे की सीटों पर दावेदारी हो रही है। कांग्रेस की जो कुछ परंपरागत सीटें हैं उन पर आरजेडी का दावा है, जैसे कहलगांव पर है, फिर बछवाड़ा की सीट है, जाले की सीट है, माले की जो कुछ सीटें हैं जो जीती हुई सीटें हैं, आरजेडी चाहती है कि इस बार वो सीटें आरजेडी को मिल जाए। माले उन सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो सीटों पर कौन लड़ेगा इसको लेकर विवाद है, और जाहिर है इसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव जब पटना पहुंचे रात, तो उन्होंने ये मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया है कि आज रात तक या फिर कल तक सारे विवाद जो सुलझा लिए जाएंगे, और फिर जो सीटों का बंटवारा है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक, नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका। अब
काफी बातें नीतीश ने आपको बताई, कुछ एक जानकारियां मैं भी आपको दे देता हूं कि टिकटों का पेंच जो है महागठबंधन में ये फंसा हुआ क्यों। दरअसल कांग्रेस कम से कम 60 सीट लड़ना चाहती है, आरजेडी उसको 50-55 से ज्यादा देना नहीं चाहती है। वजह यह है कि पिछली बार कांग्रेस 70 सीट लड़ी, जीती केवल 19, और कांग्रेस के खराब स्ट्राइक रेट के कारण लालू यादव इस बार बहुत सतर्क हैं। अब दूसरे एक और सहयोगी हैं मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के, उनको कितनी सीटें मिलेंगी ये भी अभी तक साफ नहीं है। वो कई बार ये कह चुके हैं कि मैं डिप्टी सीएम भी बनूंगा। आरजेडी वीआईपी को 18 सीट देने के लिए तैयार है। आरजेडी ने यह भी शर्त रखी है कि इसमें वीआईपी के उम्मीदवार केवल 8 सीटों पर होंगे, बाकी 10 सीटों पर आरजेडी अपने उम्मीदवार देगी। हालांकि मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि महागठबंधन की बीमारी का इलाज हो गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि बैक चैनल से मुकेश सहनी एनडीए के भी संपर्क में है, और एनडीए में अगर वो आते हैं तो चिराग पासवान को जो सीटें दी गई हैं, कुछ सीटों की छटनी वहां से भी हो सकती है। मुकेश सहनी की बात आपको सुनाते हैं। डॉक्टर को साथे लेके आ गए, ठीक है। सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगा? कल घोषणा हो जाएगा या परसों हो जाएगा, कल ही शाम तक होगा। नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया। इन्होंने पहले कहा गठबंधन की तबीयत नासाज है, फिर कहा डॉक्टर दिल्ली में है, तो लोगों को लगा शायद राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। फिर जब आप जिन्होंने कहा कि हम लौट आए हैं, डॉक्टर को भी साथ ले आए, तो लगा शायद तेजस्वी यादव की ये बात कर रहे थे। तेजस्वी यादव ये डॉक्टर हैं, लेकिन कहीं सेकंड ओपिनियन तो नहीं ले रहे किसी और डॉक्टर से, किसी और अस्पताल के डॉक्टर से। सवाल ये है कहीं एनडीए के साथ भी इनकी कोई बातचीत चल रही हो। इसकी बात एक सेकंड में करता हूं। कई बार एक होता है ना कि जैसे आपको बीमारी कोई भी है बहुत गंभीर हो जाए तो आप 2-3 जगह पूछते हैं, वो अलग होता है। लेकिन जब मन बना लेते हैं कि भाई अब तय हो गया, अब सर्जरी होनी है, तो आप एक अच्छा डॉक्टर और हॉस्पिटल खोज के वहां चले जाते हैं। जो पहले वाली रिपोर्ट होती है वो सिर्फ लिए जाते हैं बस, उससे क्या होता है। चलिए की बात कर लेते हैं पहले, ये पाला बदलेंगे क्या? नहीं, देखिए एक बात, अच्छा मैंने पहले बोली है शायद कि नहीं बोली, लेकिन मैं ये मानता हूं भाई वो वीआईपी हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। बाकी लोगों का अपना है, लेकिन वो वीआईपी हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको कोई रोक भी नहीं सकता है। और देखिए उनका जो आत्मविश्वास है वो अगर देखें तो लग रहा है कि वही अकेले हैं जो मतलब उनको पता है कि कितना क्या उनके साथ होना है। इनका कितना वोट है? 2-3%, 2% की ऐसे ही होगा, अधिकतम ऐसे ही है, और वो भी बड़े छोटे इलाके में है। मतलब वो गंगा की बेल्ट में बड़े छोटे इलाके में है, कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े इलाके में इनका है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्पेशल फ्लाइट से ले जाकर के पिछली बार जो है जब अपने साथ रखा था तो बहुत इज्जत नवाजा था, और भारतीय जनता पार्टी को बार्गेन के चक्कर में ही छोड़ करके वो इज्जत से पेट नहीं भरता ना सर। संगीत जी कह रहे हैं बहुत इज्जत दी थी, ऐसी इज्जत दी थी कि बाद में सारे विधायक अपने पास ले लिए थे उनके। किनके? उनके सैनिक के सारे विधायक बीजेपी में चले गए। एक करके। नहीं तो ये तो देखिए वो भी वही कह रहे हैं ना। देखिए अमित शाह से सबने सीखा है, तेजस्वी भी तो यही कह रहे हैं कि भाई 18 सीट दे देंगे, 8 अपने लड़ाओ, 10 हमारे लड़ाओ। कल को मान लो कि कुछ मन बदला तो आसानी होगी। लेकिन 18 तो बहुत बड़ा नंबर है मेरे ख्याल। नहीं, ये तो हर्षवर्धन जी बीजेपी भी कर रही है। जाहिर है कई ऐसी सीटों पर जो है उनके कैंडिडेट, देखिए जो निगोशिएशन हुआ उसमें 140 सीटों पर लड़ रही उनको पता था कि चिराग पासवान के पास वो सारे बहुत पावरफुल कैंडिडेट्स नहीं है वहां पे। वो हालत जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी है। देखिए इसको क्या करिएगा, 20 के चुनाव में चिराग जिन सीटों पर लड़ रहे थे तो उसकी सारी कमान एक भारतीय जनता पार्टी से संघ के पुराने प्रचारक जो भाजपा में चले गए और अब अभी भाजपा के पदाधिकारी हैं प्रदेश के, वो लड़ रहे थे। वो चुनाव भी लड़ाए और चिराग जी के साथ भी गए। तो पिछली बार भी कहा उनके चिराग जी के पास। पहले एक लाइन की बात ये जाननी है, क्या मुकेश सहनी वाकई एनडीए से भी बात कर रहे हैं? कोई ऐसी सूचना है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता इसकी संभावना लगभग अब खत्म हो गई, क्योंकि अगर एनडीए में आना होता तो पहले ही उनको लेके उनकी सीटों को एडजस्ट किया था। अब अगर मुकेश सहनी को अगर लेके आएंगे तो ऐसे 1-2 सीटें वाले तो मुकेश सहनी है नहीं, कम से कम 8-10 सीटें देंगे। तो आप 8-10 सीटें ना भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच में क्या हुआ दिल्ली में? देखिए मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जरूर आए थे। तेजस्वी यादव ने कोशिश की थी कांग्रेस से, लेकिन केसी वेणुगोपाल ने से उनकी बात हुई और केसी वेणुगोपाल ने बता दिया कि भाई कृष्णा अल्लावरू ने जो हमें बिहार को लेकर फीडबैक दिया है, पार्टी उसी पर चलने वाली है। मतलब प्रदेश संगठन ने जो फीडबैक दिया है, जो प्रदेश के प्रभारी ने जो फीडबैक दिया है, उसी की लाइन पर दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व चलने वाला है। ये राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। और इस बार जो कृष्णा अल्लावरू ने सीटों के ऊपर जो काम किया है वो बहुत बेहतर तरीके से किया है। और जितनी वाली सीटें जहां कांग्रेस बहुत बेहतर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, उन सीटों की सूची सौंपी है कि कम से कम 65 सीटें हमें चाहिए, और 65 नहीं तो 60 के नीचे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
अब वो 60 पे अड़े हुए, आरजेडी कह रही है कि आप 52-55 सीटों पे मान जाइए। फिलहाल मुझे लगता है मामला फंसा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां संगठन के हिसाब से अपने आप को मैनेज किया है और कांग्रेस जिस तरीके से इस बार स्ट्रांगली खड़ी है, यह तय है कि अब 3 दिन बचे हैं नॉमिनेशन के लिए, शाम तक 60 सीटें कांग्रेस को मिलने की स्थिति आ जाएगी। ये राहुल गांधी से क्यों नहीं मिल पाए? नहीं, राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की थी इन्होंने, निश्चित रूप से की थी। अब राहुल गांधी को लग रहा होगा कि भाई प्रदेश संगठन ने जो कहा है उसी लाइन पर हम चलेंगे, और जब तेजस्वी को लगा कि प्रदेश संगठन से ये आगे बात नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा कि प्रदेश संगठन ने जो फीडबैक दिया है या 60 सीटों का जो है राहुल गांधी से मिलने पर यह 55 सीटों में कन्वर्ट हो जाएगा, 5-6 सीटें राहुल गांधी कम करके मान जाएंगे, उन्हें लगा कि यहां पर कोई बहुत बात बनेगी नहीं और यहां रुककर बातचीत का कोई अर्थ नहीं है, तो वो अपना मामला बिहार कांग्रेस का जो फीडबैक है, जो वो चाहती है, उस पर अब बिल्कुल पार्टी उस पर अड़ी हुई है। देखिए, कांग्रेस ने एक स्टैंड लिया है, पोजीशन लिया है कि देखिए हमारे और आपके बीच में गठबंधन होना बहुत आवश्यक है, लेकिन जिस प्रकार से आपने पिछली बार हमको गठबंधन में ये किया था, सीटों का चुनाव किया था, उस ढंग से नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस बहुत साफ साफ करे कि देखिए लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने हमसे गठबंधन किया, उनको भी फायदा हुआ, हमें भी फायदा हुआ, और इसलिए जो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के कांग्रेस पार्टी बहुत सतर्क है। उसका ये कहना है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो आप अकेले पोलराइज नहीं करेंगे, यदि हम नहीं होते हैं तो ये पूरा वोट बैंक आपकी तरफ शिफ्ट नहीं करेगा, और फिर आपको जो है वो विधानसभा चुनाव में वो आपकी जो परफॉर्मेंस, जो पिछली दफा भी परफॉर्मेंस था, वो नहीं होगा। इसलिए ये एक ढंग से हार्ड बार्गेनिंग की तरफ कांग्रेस पार्टी जा रही है। दूसरा, कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में ये जरूर बात छुपी हुई है कि जब तक इन रीजनल पार्टी के साथ हम बराबरी के दर्जे के तौर पर नहीं खड़े होते हैं, तब तक हम आगे की राजनीति, बड़ी राजनीति नहीं संभव कर पाएंगे। ये मूल में है। सर, नहीं, कांग्रेस इस बार हार्ड बार्गेनिंग कर रही है, ये तो ठीक बात है। एक तो मुकेश साहनी जी के लिए मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ, आप बिना उप मुख्यमंत्री के बिना उनको मत बोला कीजिए। जब तक सरकार नहीं बनती, जब बनेगी तब देखी जाएगी, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री के दावेदार है। मेरे ख्याल से इसके अलावा किसी ने सशक्त दावेदारी, हाँ, भावी उप मुख्यमंत्री, तो वो है। नहीं, और आपने कह दिया है तो फिर तो उनके बाद आपने कह दिया तो अब तो हम लोगों को उप मुख्यमंत्री मुझसे मुकेश सहनी करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस का देखिए, एक तो ये जो बार बार बात की जाती है ना, वो एक ऐसा लगता है वन साइडेड है कांग्रेस को लेकर। 19 सीट्स की हम उनका जिक्र करते हैं कि 19 सीटों पर कांग्रेस जीती थी और 70 में से उसने सारा स्ट्राइक रेट बिगाड़ दिया। 47 सीट्स पर वो रनर अप थी। रनर अप होना कोई कमजोर बात नहीं होती किसी भी इलेक्शन को, और जितना सीट बंटवारा होता है वो जीती हुई सीटें और रनर अप सीटों को मिलाकर ही होता है। अब यदि उनको देखा जाए, माननीय चिराग पासवान जी को, वो तो एक ही सीट जीते थे, लेकिन 67 हरवाई थी। हाँ, तो फिर वो रनर अप भी थे बहुत सारी सीटों पर। वोटों का परसेंटेज देखिए ना, 10% के आसपास कांग्रेस पार्टी को पिछली दफा कांग्रेस को, इसलिए वो 47 सीटें और 19 सीटें, करीब करीब 65-70 सीटों पर वो हो जाती है मजबूत, कमजोर नहीं है ऐसा। नहीं, जो मैं बस एक लाइन की बात, जो कांग्रेस चाह रही है, इतना उसका ग्राउंड है वहां, इतना आप मानते हैं, इतना ग्राउंड मतलब 2020 के इलेक्शंस के बाद उससे तो बेहतर ही हुआ है। जो पिछले बार के मुकाबले में बेहतर हुआ है। कृष्णा अलावरू जो है उन्होंने बहुत काम किया है। राहुल गांधी जी की जो वोट अधिकार यात्रा है उससे 1% 2% जो भी होगा, नुकसान तो नहीं हुआ उनका। तीसरी बात है, जो माइनॉरिटी वोट की बात जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, वो माइनॉरिटी वोट कांग्रेस को लगता है कि उनके पास है, और ये सच है। यदि वो दोनों साथ साथ नहीं चले तो उसका नुकसान महागठबंधन को होगा। आरजेडी को भी जरूरत है, आरजेडी को भी जरूरत है कांग्रेस की। क्या लग रहा है झगड़ा इसमें? नहीं, देखिए, इसमें तो कोई भ्रम ही नहीं है। मैं तो एक लाइन में कहता हूं, इसका बहुत लंबा विश्लेषण किया जा सकता है। आज देश में मुसलमानों की पहली प्राथमिकता के नेता कौन है? वो भाई साहब हैं जो टी शर्ट पहन के आ रहे हैं। राज्यों में भी, राज्यों के चुनाव में भी। भारतवर्ष में आप ये देखिए, बस एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं, आसाम के अंदर बदरुद्दीन वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसको समझिए, आसाम के अंदर बदरुद्दीन अजमल का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें 11 के 11 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी बहुमत में आ रही थी। ये आप समझ रहे हैं? लोकसभा में 10 लाख वोटों की बात ही नहीं कर रहा सर, मैं विधानसभा की बात, इसलिए मैंने विधानसभा स्पेसिफिकली पूछा। विधानसभा में भी राहुल गांधी और कांग्रेस का चेहरा, और यूं ही नहीं प्रियंका गांधी वाड्रा वो फिलिस्तीन का बैग लेके जाती हैं, यूं ही नहीं सोनिया जी देश के अखबारों में गाजा पर लगातार लेख लिखती हैं, यूं ही नहीं उसको लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चर्चा होती है। आप इसको समझिए, उनकी मैसेजिंग भी बड़ी स्ट्रांग है, और वो ये भी मैसेज दे रहे हैं, अब थोड़ा
मतलब वो वीडियो चला देना चाहिए ऐसे समय में, वो इमरान मसूद साहब वाला, कि ये समय आ गया है जब छोटी छोटी कश्तियों में जो लोग हैं वो बड़े जहाज में आ जाएं, वो डूबेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अखिलेश, तेजस्वी, ये सारे जो लोग हैं इन सब से बाहर आ जाइए। और कांग्रेस अगर पार्टी के तौर पर कहें तो बिल्कुल मैं उनकी रणनीति को कहता हूं कि बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अभी जो वो कर रहे हैं मुझे लगता है वो थोड़ा सा इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि अब आपको जो करना था आपने कर लिया। आप हार्ड बार्गेन करिए सीट के लिए और एक साथ मजबूती से चुनाव में जाइए, आपको अवसर मिल जाएगा तो कल को आप फिर से नए सिरे से तैयारी करिएगा। लेकिन बिना राहुल के तेजस्वी की संभावनाएं कितनी शून्य होंगी वो आपको 2015 के चुनाव समझना चाहिए। जैसे नीतीश जी उधर चले गए थे ना, अगर ये चले जाएंगे तो 40-50 सीट पाना भी इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई आधार है इस मांग के पीछे, इस नाड़ने के पीछे? देखिए, यदि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में आरजेडी नहीं जाती है तो आप देखेंगे कि आरजेडी जो है वो 40-50 सीटों पर जाकर के सिमट जाएगी। सत्ता में आने की बात तो दूर की कौड़ी हो जाती है और ये इस बात को कांग्रेस पार्टी बाखूबी जानती है। उनको पता है, वो बार बार वो याद दिला दे रहे हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के साथ मुस्लिम लोग मोबिलाइज किया, तेलंगाना में मुस्लिम लोग एक मुस्त होकर के कांग्रेस पार्टी के साथ आया, उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुस्त होकर के पार्टी के साथ आया, आसाम के अंदर एक मुस्त होकर के पार्टी के साथ आया। आप मालेगांव को आप ले लीजिए, मालेगांव के अंदर जो है वो सेंट्रल मालेगांव में एक मुस्त होकर के पार्टी के साथ आया है। तो ये आप मत समझिए कि माई फैक्टर के अंदर जो है वो सिर्फ आपके कारण जो है वो मुसलमान आपके पास वोट नहीं आ रहा है। यदि कांग्रेस पार्टी वहां पर कंटेस्ट करती है तो आपके लिए डैमेजिंग होगा। अब ये मुस्लिम वोट से जुड़ी एक खबर आपको मैं और बताता हूं। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बुरके पर वोटिंग पर सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगाया। सपा ने कहा कि नए नियमों के तहत बुर्का पहनकर जो मुस्लिम महिलाएं वोट डालने के लिए आती हैं उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को लगाया जाएगा, सत्यापन करने के बाद ही उनको मतदान करने दिया जाएगा। ये आदेश दिया है चुनाव आयोग ने बिहार में। अब सपा कह रही है कि यह संविधान और खुद चुनाव आयोग के नियमों के ही खिलाफ है और इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। एक्चुअली समाजवादी पार्टी हर चुनाव से पहले बुर्का में जो महिलाएं आती हैं उनके चेहरे का सत्यापन किया जाए, वोटर आई कार्ड से मिलान किया जाए, इसको मुद्दा बनाती है। बीजेपी भी इसको मुद्दा बनाती है। अब बिहार में लागू हुए इस नियम को लेकर समाजवादी पार्टी ने ऐतराज किया। वैसे आप देखें अगर तो जो नहीं पहन के जा रहा बुर्का, वो भी जब अपना कार्ड दिखाता है बाहर सुरक्षाकर्मी को या अंदर जो वोट डलवाने वाले अफसर बैठे होते हैं अधिकारी, वो भी पहले आपका आई कार्ड देखते हैं, फिर आपका चेहरा देखते हैं ना। वो सब लोग देखते हैं कि वही व्यक्ति आया है कि नहीं आया है, लेकिन इस पर ऐतराज हो रहा है। अच्छा, बुर्के वाली महिला वोटर्स की जांच सपा को मंजूर नहीं है और इनके सत्यापन को वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत आप ऐसा कोई आदेश जो है वो जारी कर सकते हैं। समीर जी। नहीं, समाजवादी पार्टी का ये कहना तो ठीक है कि भाई ऐसा कोई नियम नहीं है चुनाव आयोग के इसमें कि भाई बुर्का पहन के जो महिलाएं आएंगी उसकी चेकिंग होगी बुर्का हटा के, लेकिन प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा ना। अगर ये शक है, अगर ये लग रहा है और कोई पार्टी इसकी शिकायत कर रही है और ये चुनाव आयोग को लग रहा है कि भाई बुर्के की आड़ में वोटों का खेल किया जा रहा है, किसी के नाम पर कोई और वोट करके जा रहा है, तो अगर 100 में से अगर 25 महिलाओं की अगर चेकिंग हो जाए तो उसमें क्या गलत है? चुनाव आयोग ये तो नहीं बोल रहा कि हर बुर्के वाली महिला को हम चेकिंग करेंगे। जहां उनको शक होगा, क्यों नहीं करना चाहिए? क्या इसमें कोई अपमान थोड़ी है किसी का। नहीं, आप पहचान तो सुनिश्चित कर रहे हैं। फिर भी चुनाव आयोग नहीं करता। जहां चुनाव आयोग को लगता है कि भाई यहाँ संभावना है होने की, वहां चेक करता है, तो उसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। 100 में से अगर 25-30 महिलाओं को भी अगर चुनाव आयोग कर रहा है तो उसमें भी अगर आपत्ति किसी दूसरे धर्म की महिला भी अगर जो है मान लीजिए चेहरा बुर्का शब्द नहीं है, चेहरा ढक के आ रही हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। वोटर आई कार्ड से चेहरे का मिलान तो है, ये किसी को प्रयोग कर रही है चुनाव आयोग। मसला नहीं है, ये तो पहचान का मसला है। एग्जैक्टली, आईडी होनी चाहिए और सारे जगह पर, केवल वोट के लिए नहीं, आप पासपोर्ट के लिए जाते हैं और जगह जाते हैं, कहीं सिक्योरिटी जोन में भी जाते हैं तो वहां पे एयरपोर्ट में घुसने देता है कोई आपको? तो पहचान करते ही हैं। और तो इसमें पहचान और बुर्का लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो वोट आईडी कार्ड को उसके साथ जोड़ना है, आपके चेहरे के साथ। कोई भी व्यक्ति, पुरुष महिला, किसी भी धर्म का, अगर चेहरा छुपा रखा है, महिलाएं उसको देख रही हैं, ये भी नहीं है कि भाई कोई उस तरह की बात हो रही है। पुरुष भी अगर पूरे चेहरे पे बांध के जाएगा तो क्या उसको जाने दिया जाएगा? नहीं जाने दिया जाएगा। चेहरा लपेट, कई बार चेहरा नहीं मिलान होता है तो वो अलग बैठा देते कि भाई एक बार देखते बाद में बात करते हैं आपके साथ। तो मुझे लगता है कि इसको बेवजह सांप्रदायिक बनाया जाता है। ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है।
और अगर मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में बुरके के नाम पर यह हो रहा है, तब तो आप जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। चुनाव आयोग को हर हाल में, चाहे बुरका हो, चाहे घूंघट हो, चाहे रुमाल हो, चाहे तौलिया हो, चाहे गमछा हो, कुछ भी चेहरा जो ढक रहा है उसका चेहरा देखना चाहिए, मिलान करके ही आगे देना चाहिए। और नहीं ये नियम तो चुनाव आयोग को ये नियम एक लाइन कर डाल देना चाहिए। नहीं, इस बार तो बना दिया ना। इसको आप आईडी के हिसाब से जोड़िए ना, आप इसमें सब चीजों को जोड़ते हैं तो अलग तरीके से लिया जाता है उसको। देखिए, उसमें प्रावधान है कि आपकी जो वोटर आई कार्ड है उसको चेहरे से मिलाया जाएगा। आपकी वोटर आईडी कार्ड करके और चेहरे से नहीं मिलाया जाएगा तो किसी की वोटर आईडी कार्ड लेकर के कोई भी जाकर के वोट देना है। तो पहचान प्रमाणित करने के लिए वहां पर जो बैठे हुए हैं लोग, अधिकारी, वो इस चीज को मिलाते ही हैं। अब इसमें बुरका लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो जानबूझ करके उन्होंने इस चीज को प्रयोग किया है ताकि जानबूझ के ये पोलराइज किया जा सके चुनाव को। मुझे और इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है। नहीं, मांग भी ऐसे ही हुई थी। ये मांग बीजेपी की तरफ से शायद दिलीप जायसवाल ने की। राजीव कुमार जी का बयान है तो जो पहले चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार के पहले, उनका क्या बयान था? उन्होंने कहा था कि भाई हम जहां हमें शक होगा हम जांच करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम जांच नहीं भी करते हैं, 100% नहीं करते, लेकिन जहां हमें लगेगा कि भाई बुरका की आड़ में कोई गलत वोट डाला जा रहा है तो हम चेकिंग करते हैं उसकी। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग चेक कर रहा है, अगर बुरका हटा के, तो चेक करना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? वो ऑब्जेक्शन करते हैं। वहां पर सभी पार्टीज के और लोग भी बैठे हुए होते हैं ना, इलेक्शन ऑफिसर्स के अलावा पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट भी वहां बैठा था। तो वो यदि ऑब्जेक्शन करता है तो फिर उस पर ज्यादा बात होती है। वो किसी दूसरे पर भी कर सकता है, बिना बुरके की बात नहीं है। आप भी जाए और यदि ऐसा हो तो वो शक होता है तो वो कर देता है। नहीं चले, लेकिन ये इस बार इस पर विवाद होना नहीं चाहिए था। ये बिहार का अपडेट था आपके लिए। अभी और कोई डेवलपमेंट होगी तो हम आपको बताएंगे। दो सीट पे वो बीजेपी जेडीयू को वापस करेगी वो सीट। अब उसको कैसे करेंगे इस पर लगभग सहमति बन गई है नीतीश जी के ऐतराज के बाद। ठीक है।